क्लियर। तो आज जो पहला टॉपिक है आपके क्लास 11 का, क्लास 11 का आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट इन सीजीएस सिस्टम एंड इन एसआई सिस्टम। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल इन सीजीएस सिस्टम एंड हाउ मेनी फंडामेंटल इन एसआई सिस्टम। यहाँ पे हम सीजीएस सिस्टम लिखते हैं जी। देन हाउ मेनी फंडामेंटल इन सीजीएस सिस्टम, फर्स्ट वन इज मास डिनोटेड बाय कैपिटल एम, सेकेंड वन इज लेंथ डिनोटेड बाय कैपिटल एल, एंड थर्ड वन इज टाइम डिनोटेड बाय कैपिटल टी। वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल इन सीजीएस सिस्टम। हमारे पास तीन ही फंडामेंटल यूनिट है, किसमें? सीजीएस सिस्टम में। अब जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम, देन हाउ मेनी फंडामेंटल इन एसआई सिस्टम, तो यहाँ आ जाएगा देयर आर 7 फंडामेंटल्स, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। ओके, अब जरा ध्यान से समझोगे कौन कौन सी चीजें सीजीएस सिस्टम में डिफाइन नहीं है और कौन सी चीजें सीजीएस सिस्टम में डिफाइंड है। हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, ये मोर फंडामेंटल है जो सीजीएस सिस्टम में डिफाइंड है। तो यही तीनों वापस से एसआई सिस्टम में भी डिफाइंड है। मास फॉर एम, सेकेंड वन इज फॉर लेंथ फॉर कैपिटल एल, एंड थर्ड वन इज फॉर टाइम, दैट इज कैपिटल टी। ये मेरे पास हो गया 3 फंडामेंटल हो गए जो कि एसआई सिस्टम में भी है और सीजीएस सिस्टम में भी है। अब जो सीजीएस सिस्टम में नहीं है बट एसआई सिस्टम में है, वो पहली चीज क्या है? यूनिट ऑफ करंट। ओके, यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर। क्लियर हुई बात? इसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। पहली चीज यूनिट ऑफ करंट। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर जिसको हम केल्विन लिखते हैं और इसको जनरली हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आफ्टर दैट थर्ड वन जो है, जो कि सीजीएस सिस्टम में नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या मिल गया आपको? दैट इज मोल। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लुमिनोसिटी जिसको हम बोलेंगे दैट इज कैंडेला CD। अब ये चीजें आपको याद रखनी है जी कि हमारे पास एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल यूनिट हैं? देन वी हैव 7 फंडामेंटल्स इन एसआई सिस्टम बट वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल्स इन सीजीएस सिस्टम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में दोनों में से अगर फिजिक्स को पढ़नी हो तो कौन सिस्टम ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगा, कौन सिस्टम ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देगा? नो डाउट एसआई सिस्टम ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देगा आपको रदर देन दी सीजीएस सिस्टम। इसीलिए बाकी जो फिजिक्स आपको पढ़ाई जाती है 11, 12 और आफ्टर द 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सारी फिजिक्स हम लोग किस में पढ़ते हैं? एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं। अब 11, 12 में जब हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल भी हम एसआई सिस्टम में ही बनाएंगे। अगर मेरी डेटा अगर सीजीएस सिस्टम में या किसी और सिस्टम में दी है, उसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पहला जो था फर्स्ट टॉपिक था आपका फंडामेंटल यूनिट सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? इसको मिटा दूं कि नोट करना है? मुस्कान मिटा दें? हेलो। हाँ बोलो। अच्छा, मिटा दें कि नोट करना है अभी? हाँ सर, मिटा दें। ठीक है, अब आ जाओ। इसके बाद सर हम करते हैं। हैं? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं, हम बोल रहे थे कि लिख लिए। ओके, ठीक। अब जरा डायमेंशनल एनालिसिस को डिटेल में देखोगे। एक छोटा सा पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे एरिया। सबसे पहले हमने लिखा एक वर्ड एरिया। एरिया को आप क्या लिखोगे? लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ। ध्यान से देखोगे,
लेंथ को आप लिखोगे L, मीटर स्क्वायर। L, और ब्रेथ को भी क्या लिखोगे आप, L से लिखोगे। ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज L स्क्वायर। ठीक, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, x टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। इसका मतलब इस जगह पे आप लिख सकते हो 1 इंटू एल स्क्वायर इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी m0 L स्क्वायर T0। अब यहाँ पे क्या है, 0 to 0, पहले लिखते जाओ फिर मैं डिफिनेशन को डिफाइन करता हूँ। इसके बाद हमने अगला लिखा वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने क्या लिखा, लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ, और इसके बाद हमने वर्ड लिखा दैट इज हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी हमने लिखा L इंटू L, ये आया आपका LQ। यहाँ पे लिख दिए m0 LQ T0, ये वैल्यू क्या मिल गई 030। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा क्या, दैट इज अ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी लिखे यहाँ हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा L अपॉन T, LT टू द पावर -1, ये वैल्यू हमने लिखी m0 LT -1, ये हो गया 0 1 -1। ओके, इसके बाद हमने 4 नंबर में लिखा क्या, एक्सेलरेशन। देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हमने लिखा LT -1, नीचे टाइम तो LT -2, so it becomes m0 LT -2, so 0 1 -2। ओके, 5th नंबर में हमने लिखा फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास को हमने लिखा m, एक्सेलरेशन में LT -2, ये वैल्यू हो गई m LT -2, दिस इज 1 1 -2। 6 नंबर में हमने लिखा वर्क डन। वर्क डन को हमने लिखा फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज फोर्स, m LT -2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, दिस इज m L स्क्वायर T -2, ये वैल्यू आ गई 1 2 -2। अब देखिए जरा, हमें डायमेंशन एनालिसिस को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन एनालिसिस, या व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, अब जरा ध्यान से देखोगे, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखोगे आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा देखो ध्यान से। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना राइट हैंड साइड देखोगे तो फिजिकल क्वांटिटी को आप किसके टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, MLT आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज। तो अगर एक चीज डिफिनेशंस क्या क्रिएट हुई, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। Dimensional analysis is defined as the process by which we convert a physical quantity in terms of the fundamental unit by using powers. These are the powers. Clear हो गई बात आपके पास, ठीक है। जो वर्ड आपने लिखा था MLT, लेकिन एरिया जब आपने लिखा तो पावर अलग हुआ, वॉल्यूम जब लिखा तो पावर अलग हुआ, वेलोसिटी जब लिखे तो LT का पावर अलग हो गया, एक्सेलरेशन जब लिखे तो यहाँ LT का पावर अलग हो गया। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, ठीक, बाय विच वी कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग द रिस्पेक्टिव पावर्स। That is the basic definition of dimensional analysis. Is it clear? अब इसके बाद next आपका था what do you mean by dimensions? तो dimensions are what? Dimensions are the powers of the fundamental unit. ठीक है, किसी भी fundamental units का जो power आप use कर रहे हैं, those power are known as the dimensions. Clear हो गई चीजें। तो हम इस जगह पे फंडामेंटल यूनिट को, ठीक है, और डायमेंशंस को, मतलब फंडामेंटल यूनिट और पावर को यूज करके
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो क्या रहा है कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। सो डायमेंशनल, वंस अगेन डायमेंशनल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव पावर्स। क्लियर हो गई चीजें। तो अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे छह फिजिकल क्वांटिटी को देखा। ठीक, अब इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, उसके बाद फिर इसके सिग्निफिकेंस पे चले जाएंगे कि यूटिलिटी डायमेंशन एनालिसिस की क्या है, रिलेशंस को डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके कैसे ड्राइव किया जाता है, वो सारी चीज़ों को आज इसी चैप्टर में देखेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है इस जगह तक? क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब वर्क डन के बाद आपका आता है दैट इज एनर्जी। वर्क डन के बाद नेक्स्ट आपका आता है दैट इज एनर्जी। सो एनर्जी आपकी दो प्रकार की है, एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी दिस इज 1/2 mv²। So what is 1/2? 1/2 is a numerical value। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं मिलती डायमेंशन एनालिसिस से। ठीक है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अगर सिग्निफिकेंस भी है तो कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 0 to 9 अगर कोई भी वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, Dimensional analysis does not provide any information regarding to trigonometric value, logarithm value, exponential value। ठीक है, अगर exponential value है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या कोई लॉगरिथम वैल्यू है, उसकी भी आइडिया आपको या हमें डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलेगी। तो कुछ अगर सिग्निफिकेंस भी है तो ये लिमिटेशंस भी है। इसीलिए 1/2 क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब भी डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आती है बीच में तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो अब जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने लिया तो क्या लेंगे? mv²। m मास, वेलोसिटी इज lt -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ml² t⁻²। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इट इज mgh। यहाँ पे m क्या है जी? m है मास, g क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपकी g हो गई। इसके बाद h क्या है जी आपकी? h है आपकी हाइट, दिस वन इज हाइट। सो अब जैसे यहाँ हम पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में m, एक्सेलरेशन के लिए lt -2, हाइट के लिए l, सो ml² t⁻²। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे 1 2 -2, यहाँ भी 1 2 -2 और यहाँ भी 1 2 -2 आया जी। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि राइट डाउन द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस, तो आप बोल सकते हो वर्क डन एज वेल एज एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी और वर्क डन दोनों का डायमेंशंस क्या है? सेम है। इसीलिए आगे चल के जब आप यूनिट पढ़ोगे तो वर्क डन का भी यूनिट क्या है? जूल, और एनर्जी की भी यूनिट क्या है? जूल। दोनों को जब हम डिफाइन करेंगे तो एनर्जी भी क्या लिखी जाएगी? न्यूटन मीटर, और वर्क डन भी क्या लिखा जाता है? न्यूटन मीटर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे घुमा के कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिनका डायमेंशन सेम है, तो नो डाउट आप बोल सकते हो वर्क डन एंड एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा क्या है? सेम है। इज इट क्लियर? ठीक, अब इसके बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। दिस इज दैट इज अ 8 नंबर, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? या आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें काफी डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपके पास दो बॉडी है ऑफ मासेस m1 और m2, दोनों बॉडी को हमने r डिस्टेंस अपार्ट प्लेस किया है। तो बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
the two bodies of different masses or same masses placed at a certain distance apart in the universe, these two body will attract to each other. कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से यूनिवर्स में अगर कोई भी दो वस्तुएं आपस में कहीं भी रखी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. Force of attraction is always directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between the bodies. Clear? So ये हो गया equation 1, ये हो गया equation 2. Therefore force directly proportional to m1 m2 upon r square. So F is equals to capital G m1 m2 by r square. This capital G is known as the gravitational constant. इस कैपिटल जी को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब इस कैपिटल जी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जी को के फॉर्मूला को लिखेंगे. सो एफ इक्वल्स टू हाउ मच, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो कैपिटल जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई में m1 इंटू m2. अब आपको अगर मान लीजिए 11 के लिए याद रखना है तो ये याद रखने से कम हो जाएगा. ठीक है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. वैसे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो ये सब रिलेशन अपने आप याद हो जाते हैं. अब यहाँ पे F क्या है, फोर्स. तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखेंगे, फोर्स का mlt टू द पावर -2. r मतलब l स्क्वायर और मास मतलब हो गया दैट इज m स्क्वायर. अब देखो यहाँ से एक मास कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू इस मास को ऊपर ले जाएंगे m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2. देन व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -1 3 -2. दिस वन इज अ डायमेंशनल फार्मूला एंड दैट इज डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, ये आपका क्या हुआ जी, दैट इज अ डायमेंशनल फार्मूला एज वेल एज डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसके यस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. मिटा दे इसको.